हाय एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में जो है वो एक फ़ोटो दी गई है, जो फ़ोटो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसके एक पार्ट का फ़ोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक सेक्शन का यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब होता है माइट ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम की ताकत, जो पावर है वो मतलब होता है कुव्वतुल इस्लाम का। और इसीलिए कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क या जो मस्जिद है वो बनवाई गई दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। देखो, हमने चैप्टर के शुरुआत में एक फ़ोटो देखी थी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पर ये है कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के जस्ट साइड में ये जो आप देख पा रहे हो यही है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो इसके बाद में ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है इसको बनवाया किसने था? इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके टाइम में शुरू हुआ था, लगभग अर्ली 13th सेंचुरी में, और पूरी तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था बाद के सुल्तानों ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गया था इसीलिए। तो यहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिली है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। मतलब किसी भी एक हार्ड सरफेस पर, हार्ड सरफेस जैसे कि कोई पत्थर हो सकता है, कोई लकड़ी, जैसे चट्टान होती हैं बड़े बड़े, और कोई मेटल का कोई पार्ट हो सकता है, या जैसे कॉपर वगैरह। तो उस पर जब हम कार्विंग करके या खुरच खुरच के कुछ लिख देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शन में जो यहाँ से मिली है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से, ये हमें बताती है कि इसे बनाने के लिए जो मटेरियल आया है वो 27 डिस्ट्रॉयड हिंदू और जैन टेम्पल से आया है। मतलब 27 ऐसे हिंदू और जैन धर्म के टेम्पल थे जिनको डिस्ट्रॉय किया गया, वहाँ से सामान लेकर आया गया और इस मस्जिद में जो है वो लगाया गया और ये मस्जिद बनाई गई। इसके कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया गया। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरी तरीके से वो बनवा नहीं पाया क्योंकि बीच में ही मर गया। तो हमारी जर्नी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत से। सल्तनत का मतलब क्या होता है? सल्तनत एक टेरिटरी होती है, मतलब एक ऐसा एरिया जिसको कौन रूल कर रहा हो? सुल्तान रूल कर रहा हो। सुल्तान एक टाइटल होता है, जैसे कि डॉक्टर एक टाइटल होता है, जैसे कि टीचर एक टाइटल होता है। ठीक है, जैसे कि किंग जो है वो एक टाइटल होता है। हम किसी भी एरे गैरे को डॉक्टर या टीचर या किंग नहीं कह देते। जो अपने एरिया में, जैसे जो किंग है वो अपने एरिया को रूल कर रहा है तो हम उसे ही तो राजा बोलेंगे, हम प्रजा को थोड़ी ना राजा बोल देंगे। जो डॉक्टर है वो पेशेंट को देखता है तो हम उसे ही तो डॉक्टर बोलेंगे। तो सुल्तान भी एक टाइटल है, और ये टाइटल कुछ मुस्लिम रूलर्स ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो रूलर थे वो सारे मुस्लिम थे। तो इन लोगों ने सुल्तान टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, और सुल्तान जिस एरिया को रूल करता था उसे सल्तनत बोला जाता था। तो सुल्तान की होती थी सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है? 1192 में, जब किंग पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार जाते हैं, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर रूल कर रहे थे। अब देखो, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझो। 1191 में क्या होता है? तराइन का फर्स्ट बैटल होता है। ठीक है, कौन सा बैटल? तराइन का पहला बैटल होता है। ये किस किस लोगों के बीच में होता है? एक तरफ था मोहम्मद घोरी। ये मोहम्मद घोरी जो था ये आया था अफगानिस्तान से, और एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। PRC शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस युद्ध में, इस बैटल में क्या होता है? मोहम्मद घोरी तो हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और ये मोहम्मद घोरी वापस से अफगानिस्तान चले जाता है। फिर 1192 में आता है ये वापस, और तराइन का दूसरा बैटल होता है, सेकंड बैटल होता है इन्हीं दोनों के बीच में, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद घोरी जीत जाता है। तो फिर मोहम्मद घोरी जो है वो अपने स्लेव को बिठाकर चला जाता है दिल्ली की गद्दी पर। दिल्ली, अजमेर वगैरह जो है तुम संभालो, ये कहकर चले जाता है। तो किसे बिठालता है ये बिठालता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने कुतुब मीनार वगैरह बनवाया। ठीक है, इसको बिठालकर चला जाता है। फिर 1206 में ये जो मोहम्मद घोरी है 1206 में मर जाता है, और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है कि अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। और इसीलिए 1206 में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो राजा आएगा जिसका नाम होगा इल्तुतमिश, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। इसीलिए हम इसको गुलाम वंश बोल रहे हैं या स्लेव डायनेस्टी बोल रहे हैं, जो अब अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई
कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होती है। किंग पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर रूल कर रहे थे। तो अब यहाँ से थोड़ी सी डायरेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, मैंने जो है वो पिछली वीडियो में 7 कॉन्टिनेंट बताए थे, है ना। लेकिन उस 7 कॉन्टिनेंट्स में से मैंने 6 ही बता पाए थे। जो एक एशिया बता दिया था, यूरोप बता दिया था, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनकी बात हो गई थी। एक रह गया था जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो ये जो आप देख पा रहे हो लंबा चौड़ा फैला हुआ, ये कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, ठीक है। अब पूरे 7 कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी डायरेक्शंस पर। मैप कहाँ है हमारा, ये रहा। देखो, सबसे पहले समझो कि हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं मैप पर। तो एक फिगर बनाओ। ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ, ऊपर वाली, ठीक है। ये होती है ईस्ट, ये होती है साउथ, और ये वाली होती है वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। इसको आप न्यूज़ करके याद रख सकते हो। तो जब हमें एक दिशा पता हो, जैसे हमें नॉर्थ पता है, तो मान लो आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो, ऐसा सपोज करो, ठीक है। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो किधर होगा, वो ईस्ट की तरफ होगा। तो आपको ईस्ट वाली दिशा पता चल जाएगी। आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो होगा वेस्ट की तरफ, तो आपको वेस्ट वाली दिशा पता चल जाएगी। और आपके जस्ट पीछे कौन सी दिशा होगी, वो होगी साउथ वाली। इस तरीके से हमें एक दिशा पता होने पर हम चारों दिशाएं निकाल लेते हैं, बाकी की जो तीनों दिशाएं हैं उसका पता चल जाता है। ऐसे ही अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो आपका राइट हैंड साउथ की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। समझ पा रहे हो ना ये बात। अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, इन दिशाओं के बीच की दिशा और होती है। तो ये ईस्ट है, ठीक है। इनके बीच की, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा जो होगी वो होगी नॉर्थ वेस्ट वाली दिशा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो दिशा होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा। ये वाली दिशा की हम बात कर रहे हैं, इस वाली दिशा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो दिशा होगी साउथ और ईस्ट के बीच में, इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा है उसे हम साउथ वेस्ट बोलेंगे। तो ये दिशाओं का या डायरेक्शंस का पूरा चार्ट है, इसको बनाकर रख लेना और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगेन इसको जल्दी जल्दी से बनाकर मैं जो है वो दोबारा एक बार और समझा देती हूँ। तो ये हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाली नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इनके बीच की दिशाएं कैसे हम देखेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अब इस मैप को ज़रा इंडिया के मैप पर रख कर देखो ज़रा। ये पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है। हम यहाँ पर कैसे देखेंगे कि ये जो है ये नॉर्थ है, यहाँ नीचे कौन सी होगी, साउथ होगी, इधर कौन सी होगी, ईस्ट होगी, इधर कौन सी होगी, वेस्ट होगी, ठीक। तो ये जो नॉर्थ वाला इलाका है वो ये है, वेस्ट वाला इलाका ये है। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे, राइट। तो नॉर्थ ये हो गई, वेस्ट ये हो गई, तो इसके बीच की दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये वाला जो इलाका है भारत का ये है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अजमेर वाले इलाके में रूल कर रहे थे, ओके। अब वापस से आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पर। तो हमने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ ली। अब दिल्ली सल्तनत हमने इस्टेब्लिश कर दी है। इसके बाद में ये जो सल्तनत थी इसमें 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज़ का रूल आता है। डायनेस्टी का मतलब होता है कि जो रूलर्स होते हैं वो सेम फैमिली से आते चले जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सेम फैमिली से जो बिलोंग करेंगे उसको हम बोलेंगे डायनेस्टी। तो एक डायनेस्टी मतलब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में जो है वो 5 डायनेस्टी आती हैं एक के बाद एक, और ये सब लोग कहाँ के थे, तुर्किक अफगान ओरिजिन के थे। ये भी हमने समझ लिया था पिछली वीडियो में। ये लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, भारत पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। पहली डायनेस्टी है मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी हम इसको बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, फिर उसके बाद में जो राजा आता है वो भी गुलाम था, इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोला। क्योंकि हमने बोला है सेम फैमिली के जो रूलर्स होते हैं, तो फैमिली का मतलब यही नहीं है कि ब्लड वाली जो फैमिली होती है, फैमिली का मतलब एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक दिख जाएं, वो गुलाम बनते जा रहे हैं राजा, तो इसको हमने स्लेव डायनेस्टी बोल दिया। ऐसे ही दूसरी है खिलजी डायनेस्टी या खलजीज हम इनको बोलते हैं। फिर तीसरी है तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद तुगलक के बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद्स के बाद आते हैं लोधी या लोधीज, ठीक है, लोधी डायनेस्टी आती है। तो इनका सीक्वेंस ना अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।
अब दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो कंट्रोल था वो नदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स पर था, जैसे दिल्ली वगैरह। तो नॉर्थ इंडिया पर तो दिल्ली सल्तनत थी, लेकिन इसके अलावा इनके नेबरिंग किंगडम्स भी थे, इनके पड़ोसी राज्य भी थे, जैसे कि ईस्टर्न गंगेज ईस्ट में थे, होयसल्स साउथ में थे, जिन्होंने इसके एडवांस को या जो दिल्ली सल्तनत अपना जो राज्य विस्तार कर रही थी उसको रोका। देखो मैप में यहाँ पर देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ये है ईस्टर्न गंगा टेरिटरी और इसका राजा था नरसिम्हदेव, और ये कहानी है 1264 की। हमने डायरेक्शन समझी थी, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये बीच की दिशाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। तो जो ईस्ट वाला जो एरिया है वो इधर वाला है ईस्ट, और यहाँ से जो है वो गंगा नदी बहती है, इसीलिए इसको ईस्टर्न गंगा टेरिटरी बोला गया है। ठीक है, ये जो साउथ में है ये है होयसलाज, इसको होयसला टेरिटरी बोला गया है, ये थे 1300 में। और ये जो लाइन वाला एरिया है, इतना पूरा जो मैं बना रही हूँ येलो कलर से, देखो देखते जाना, ये जो पूरा इलाका है ये सब तुगलक्स के अंडर में था। और तुगलक कौन थे? तुगलक थे दिल्ली सल्तनत के ही तो उसकी एक डायनेस्टी थी ना। तो इतना बड़ा इलाका जो है वो तुगलक लोग अपना कर लेते हैं। वही जो लोदी थे, तुगलक के बाद में पहले तो सैयद डायनेस्टी आती है ना, सैयद के बाद में लोदी आते हैं, लोदी डायनेस्टी आती है। तो इन लोदी डायनेस्टी का जो इलाका है वो सिर्फ इतना ही रह जाता है, छोटा सा इलाका। कहाँ तुगलकों का इतना बड़ा जो लगभग पूरा भारत इनके अंडर में है, और कहाँ लोदी का ये छोटा सा इलाका। तो एक कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ईस्टर्न गंगा और होयसल वाला हमने इलाका देख लिया। और ये ईस्टर्न गंगा और होयसल वाला जो इलाका था, ये जो लोग थे, यहाँ के जो राजा थे, ये दिल्ली सल्तनत के विस्तार को रोक रहे थे। और ईस्टर्न गंगेज और होयसल जो थे ये आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के एक संपन्न केंद्र बने। मतलब यहाँ पर आर्ट फ्लरिश हो रही थी। आर्ट में सिर्फ ड्राइंग वगैरह नहीं आती है, आर्ट में जो है वो पॉटरी आती है, जैसे जो बर्तन वगैरह बनाना होता है उन पर नक्काशियाँ, डिज़ाइन बनाते हैं। और मंदिरों में जो डिज़ाइन बनाई जाती है ना, मंदिर किस तरीके से बनाया जाएगा, मंदिरों में नक्काशी किस तरीके से की जाएगी, इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो किस तरीके से लिखी जाएंगी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाएंगी, सब कुछ कला या आर्ट के अंदर में ही आता है। सब ये इनका कल्चर जो था वो बहुत फ्लरिश हो रहा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, ये बात होगी इन लोगों के बारे में। अब जो दिल्ली है, दिल्ली जो सिटी है, इसने नदर्न इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ा रोल प्ले किया। नदर्न इंडिया, हम वही उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्योंकि दिल्ली सल्तनत थी, तो नदर्न इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप दिल्ली सल्तनत ने शेप किया, क्योंकि वो लोग ही तो रूल कर रहे थे। तो सल्तनत का जो पीरियड था, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत रही। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों रही? क्योंकि जो अगला जो राजा बनता था वो अपने पहले वाले राजा को मार के बनता था। ठीक है, तो जो पुराना राजा होता था, मान लो ये ए राजा है, ये बी इंसान है, और ये बी जो है वो इसी का करीबी है। अब ये बी क्या करता है, ये बी इस ए को मार देता है। तो इस ए को पता ही नहीं थी ये कितनी साल तक जी पाएगा। ठीक है, और इसको मार के ये राजा बना है, तो इससे फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनेगी ना। फिर इसके बाद भी तो कोई आएगा जो इसे मारेगा। मान लो सी है, सी ने इसे मार दिया, तो ये मारने का खेल ही चलता रहेगा। तो अस्थिरता तो रहेगी, स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती ऐसे, है ना। इसके साथ ही साथ में ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी कर रहे थे, अपने इलाके को, अपने एरिया को या अपने राज्य को बढ़ा रहे थे। जैसे अभी हमने तुगलकों का देखा था, तुगलक ने कितना बड़ा राज्य जो है वो बना लिया था। तो सल्तनत पीरियड की दो खासियत हैं, पहली तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरा टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इस सब की वजह से क्या होता है, ये लोग मिलिट्री कैंपेन चलाते हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है तो कब्जा तो करना पड़ेगा ना, तो मिलिट्री चाहिए, सेना वगैरह चाहिए। अब ये सेना क्या करती थी, ये गाँव को, शहरों को लूटती थी, उन पर रेड करके उनको प्लंडर करती थी, यानी उन्हें लूटती थी। और टेम्पल्स को भी ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे। सीट्स ऑफ लर्निंग जैसे कि शिक्षा के जो केंद्र होते थे, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है, इसको ये क्या कर देते थे, लूट लेते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। ठीक है, तो जब इतनी लूटपाट चलेगी तो इनस्टेबिलिटी तो क्रिएट होगी ही ना। तो ये सब सल्तनत पीरियड में होता रहता है। इसके अलावा सक्सेशंस जो थे, सक्सेशन मतलब कि नए सुल्तान के अपॉइंटमेंट जो हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ करते थे। ऑलमोस्ट 2 सुल्तान होते थे आउट ऑफ 3, 3 में से लगभग 2 सुल्तान क्या करते थे, अपने प्रेडेसेसर को, यानी कि इनसे पहले जो राजा बैठा था उसको मारकर ही पावर ये लोग हाथ में लेते थे। तो दिल्ली सल्तनत में लगभग ज़्यादातर सुल्तानों ने
ऐसा ही किया है, अपने पुराने राजा को मारकर खुद राजा बन गए ये। तो एक सुल्तान का जो एवरेज रेन हुआ करता था, यानी कि जो शासन का टाइम पीरियड हुआ करता था, राज करने का टाइम जो हुआ करता था, वो बहुत ही मुश्किल से 9 सालों से ज़्यादा हो पाता था, क्योंकि पता ही नहीं है ना कब तक जिए, कब तक राज करे, कब कौन उसे मार दे और कोई और राजा बन जाए, इसीलिए तो 9 सालों से ज़्यादा टाइम पीरियड हो नहीं पाता था, बहुत मुश्किल से हो पाता था। अब इस फोटो में एक कॉइन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आगे का सरफेस है, एक पीछे का। तो इस कॉइन को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस कॉइन पर एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इंस्क्रिप्शन अगेन किसी भी हार्ड सरफेस पर जब हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई राइटिंग लिख देते हैं, तो ये कॉइन जो है ये भी तो हार्ड सरफेस ही है ना। इस पर लिखा हुआ है सिकंदर सानी, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन सिकंदर सानी का मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर, दूसरा अलेक्जेंडर। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने कॉइन जारी करवाया था, ये सिल्वर का बना हुआ है। एजी जो है वो सिंबल होता है सिल्वर का, ठीक है। इस सिल्वर के कॉइन को क्या बोलते थे? टका बोलते थे, ठीक है। इस टके को जारी करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब सवाल ये है कि इसने इस कॉइन पर द्वितीय सिकंदर या सेकंड अलेक्जेंडर क्यों लिखवाया, ये क्यों खुद को सेकंड अलेक्जेंडर बोलता था, ये सवाल है। तो एक ना अलेक्जेंडर नाम का राजा था। अब ये राजा कहाँ पर था? ये राजा था यूरोप की एक कंट्री ग्रीस में। ये चाहता था पूरे विश्व को जीतना, पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था ये, पूरे वर्ल्ड की विजय पर ये निकला था। बहुत सारे देश इसने जो है वो जीते। ये इंडिया में भी अटैक करने के लिए आया, लेकिन इंडिया में ये ब्यास नदी से आगे बढ़ नहीं पाया। इसके भी एक अलग रीजंस से पूरी कहानी है, ठीक है। तो क्योंकि अलेक्जेंडर पूरा वर्ल्ड जीतना चाहता था और यही एम्बिशंस अलाउद्दीन खिलजी की भी थी, तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी खुद को सेकंड अलेक्जेंडर बोलता था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने स्लेव डायनेस्टी की थोड़ी सी बात कर ली, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद घोरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत कैसे इस्टेब्लिश हुई, इसकी बात हो गई। अब हम खिलजी डायनेस्टी में एक इम्पॉर्टेंट सुल्तान की बात कर लेते हैं जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब ऑब्वियसली हम यहाँ पर सारे राजा का नाम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि काफ़ी लेंदी फिर बुक हो जाएगी ना, काफ़ी लेंदी चैप्टर हो जाएगा, इसीलिए तो जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उन्हीं के नाम सिर्फ बताए गए हैं यहाँ पर। तो जब 14th सेंचुरी आती है, 14th सेंचुरी की शुरुआत में ही, मतलब लगभग 1300 के बाद से ही, क्योंकि 1300 से 1400 के बीच का जो टाइम है इसे हम 14th सेंचुरी बोलेंगे। तो 1300 के शुरुआत में ही अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी, मतलब अपनी सेना को लेके निकल पड़ा और भारत के नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पर इसने कई सारे अटैक्स किए। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया कौन सा वाला रीजन हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ, ये है अपना इंडिया का मैप और यहाँ पर ये है नॉर्थ इंडिया, ये है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल यानी कि बीच वाला, ये है साउथ इंडिया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पर फोकस किया, यहाँ पर उसने अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की, ठीक है। वहीं इसका एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक काफूर, और ये मलिक काफूर जो है वो साउथ में अपना विस्तार करने की कोशिश करता है अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में। साउथ वाला इंडिया ये है, यहाँ पर इतने पूरे में ये जो है वो मिलिट्री कैंपेन चलाता है उसमें, और मतलब उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बहुत सारी जगहों को लूटा, बहुत सारी सिटीज़ को लूटा, और उसी समय पे उसने जो है वो कई सारे इन्वेजन्स को रोका भी, जैसे कि मंगोल फोर्सेस ने इन्वेजन किया था। मंगोल लोग कौन थे, ये देख पा रहे हो, ये 1279 का मैप है, और मंगोलों का जो एम्पायर है वो इतना बड़ा एम्पायर है जिसमें लगभग पूरा एशिया कवर हो रहा है, और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ कवर हो रही हैं, ईरान, इराक, ये सब कवर हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान इसमें आता है, पूरा सेंट्रल एशिया, और जो अफ़गान और तुर्क लोगों का इलाका था जहाँ से इंडिया में ये लोग आते हैं, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश करते हैं, चाइना और ये जो मंगोलिया देश है, ये सब जो थे ये मंगोल एम्पायर के अंदर में आते थे। तो यही मंगोल एम्पायर जो था ये भारत को भी अपना हिस्सा बनाना चाहते थे, तो ये भारत में अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ है दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी गया, इनको मारकर भगा दिया। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि मंगोलों का इतना बड़ा एम्पायर और इनकी जो आर्मी थी वो इतनी आसानी से हारती नहीं थी, बहुत मजबूत आर्मी थी इन लोगों की, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हरा दिया, इनको भगा दिया। तो एक अच्छा काम तो इसने ये किया है, और भी कई सारे अच्छे काम किए हैं, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये मंगोल इंडिया को
अपने वास्ट मंगोल एम्पायर में ऐड करना चाहते थे। और मंगोल एम्पायर में ज़्यादातर एशिया कवर होता था उस टाइम पीरियड में, मैंने दिखाया था ना मैप में अभी, वो सब ज़्यादातर एशिया, पूरा कॉन्टिनेंट जो था वो मंगोल एम्पायर में आता था। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव जनरल था, जनरल यानी कि सेनापति हम इसको बोल सकते हैं या कमांडर बोल सकते हैं, जो सेना का हेड होता है, आर्मी का हेड, वो था। लेकिन ये गुलाम था, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जनरल बना दिया था, इसीलिए इसको स्लेव जनरल बोला जा रहा है। तो मलिक काफूर ने सल्तनत की रीच को साउथवर्ड में बढ़ाया, जो मैंने अभी मैप के थ्रू आपको समझाया था, है ना। बहुत सारे किंगडम्स को इसने जीता अपने रास्ते में और बहुत सारी वेल्थ को इसने लूटा। और ये जो वेल्थ थी, जो लूट का जो पैसा था, इससे सल्तनत की जो इनॉर्मस मिलिट्री ऑपरेटर्स था, यानी कि जो पूरा सेना का जो तंत्र था, पूरा जो सिस्टम था, इतनी बड़ी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, उस सेना को चलाने के लिए जो पैसे आए वो इसी लूट के पैसे से आए। तो ज़्यादातर जो है वो लूटपाट ही होती रही है दिल्ली सल्तनत में, इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही थी, लोग खुश नहीं थे। एक तो ये लोग बाहर से आए थे, फॉरेनर्स थे, है ना, और आकर जो है वो भारत के लोगों पर राज कर रहे हैं, तो लोग इनसे खुश थे ही नहीं, ऊपर से लूटपाट और कर रहे हैं। तो मलिक काफूर ने जो है वो कई सारे हिंदू सेंटर्स पर भी अटैक किया था, जैसे कि श्रीरंगम पर अटैक किया था इसने, मदुरई पर अटैक किया था, चिदम्बरम पर, और शायद से रामेश्वरम पर भी अटैक किया हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ बताई गई हैं जिन पर मलिक काफूर ने अटैक किया, इनको भी लूटा और यहाँ से भी पैसे लेकर आया। तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जो है वो कौन काम कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। और साउथ इंडिया में वहाँ पर जो अपना एक्सपेंशन कर रहा है वो कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम, जिसका नाम है मलिक काफूर। ठीक है, तो ये बात हो गई दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट की बात, कि दिल्ली सल्तनत किस तरीके से जो है वो रूल में आती है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में ये बात कर ली हमने, पहली डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी कौन सी है? खिलजी डायनेस्टी, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट रूलर पढ़ा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश की थी और इसने मंगोलों के आक्रमण को रोका था, उनके इन्वेजन को रोका था भारत में आने से। इसके अलावा इसने एक सिक्का जारी किया था, टका, जो कि सिल्वर का था। ठीक है, एजी जो कि सिल्वर होती है। और इसका जो गुलाम था उसका नाम है मलिक काफूर। और इस मलिक काफूर ने साउथ में जो है वो एक्सपेंशन किया दिल्ली सल्तनत का, और वहाँ की कई सारी सिटीज़ को लूटा, कई सारी हिंदू सिटीज़ को लूटा। ठीक है, ये बात हो गई स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी तक की। खिलजी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो इस तुगलक डायनेस्टी में एक रूलर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या कारनामे किए थे। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।